यदि आपसे पूछा जाए कि विश्व इतिहास में कौन सा क्रांति है जिसके बिना विश्व इतिहास अधूरा है, तो इसका जवाब होगा फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांस की क्रांति नए नए चीज़ों का जन्म दिया है, जैसे स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। आज हम लोग देखेंगे फ्रांस की क्रांति का कंप्लीट वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में आपको संपूर्ण फ्रांसीसी क्रांति कहानी की तरह याद हो जाएगा। आइए शुरू करते हैं। एक ऐसा देश जहां अमीर और अमीर होते गए, गरीब भूखे मर रहे थे और एक दिन जनता ने विद्रोह कर दिया। यह कहानी है फ्रांस की क्रांति, फ्रेंच रेवोल्यूशन की, जो 1789 में शुरू हुई और 1815 तक यूरोप की राजनीति को बदल कर रख दिया। इस वीडियो में हम लोग कौन कौन सा टॉपिक को देखेंगे, इसको देख लेते हैं एक बार। 1789 में फ्रांस की क्रांति की शुरुआत को देखेंगे। फ्रांस के समाज कितने भागों में बटा हुआ था उसको देखेंगे। आम जनता पर कैसा टैक्स लग रहा था और लुईस लोबा किस तरह का शासक था उसके बारे में देखेंगे। 14 जुलाई 1789 को 7,000 लोगों ने बास्तिल की किले पर क्यों हमला किया? स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का नारा किसने दिया था? और मानव अधिकार की घोषणा कब हुई थी? आतंक का शासन जो रोबेस्पियर द्वारा चलाया गया था। और अंत में देखेंगे नेपोलियन बोनापार्ट का उदय। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग एक ऐसी क्रांति के बारे में जानेंगे जिससे न सिर्फ देश का शासन बदल दिया, बल्कि पूरी दुनिया को लोकतंत्र का रास्ता दिखा दिया था। वह क्रांति की शुरुआत हुआ था 14 जुलाई 1789 को। इस डेट को याद रखिएगा। 14 जुलाई 1789 को फ्रांस की क्रांति की शुरुआत हुआ था। फ्रांस की क्रांति कोई छोटी मोटी कारणों से नहीं हुआ था। कैसे इतनी बड़ी विद्रोह, इतनी बड़ी परिवर्तन हो गई है, इसके पीछे बहुत सारे कारण था, जिसमें सबसे प्रमुख है इकोनॉमिक कारण, सामाजिक कारण और राजनीतिक कारण। हम लोग एक एक करके देखेंगे इसका डिटेल्स में। इकोनॉमिक कारण को सबसे पहले देखेंगे, उसके बाद सामाजिक और राजनीतिक कारण को भी देखेंगे। इकोनॉमिक कारण, 1614 में बुर्बू वंश के शासक लुई 13वां शासक बने, जिन्होंने नेशनल असेंबली को अपदस्थ कर दिया था। नेशनल असेंबली को इन्होंने अपदस्थ कर दिया था, जो कि बाद में लुईस लोबा के टाइम में इसको पढ़ेंगे, इसको अच्छा से समझ में आ जाएगा। 1730 से 1740 जो फ्रांस की इकोनॉमी था बहुत अच्छा से ग्रोथ कर रहा था। 1770 से 80 के दौर में मंदी की मार झेलनी पड़ी फ्रांस को। 1788 को अतिवृष्टि के कारण और 1789 को अनावृष्टि के कारण लगातार फसल नष्ट हो रहा था। तो फ्रांस में 1770 से ही लगातार मंदी और फसल नष्ट होने की ये बारी चल ही रहा था। 1774 में फ्रांस के शासक या राजा के रूप में लुईस लोबा आए, जिन्होंने 1774 में राजा बने। उनका शादी हुआ था ऑस्ट्रिया के राजकुमारी मैरी एंतोनियत से। ऑस्ट्रिया के राजकुमारी जो मैरी एंतोनियत है, बहुत ही अय्याशिक थे। ये अपना मेकअप में ही लाखों का खर्चा करती थी। जब लुईस लोबा राजा बने तब फ्रांस का राजकोष पूरा खाली था। फ्रांस का राजकोष खाली होने के पीछे सबसे बड़ा कारण था मंदी। लगातार हो रही फसल खराबी के चलते फ्रांस में राजकोष में पूरा प्रभाव पड़ रहा था। और दूसरा कारण है लॉन्ग टाइम से इंग्लैंड के विरुद्ध युद्ध में फंसे रहना। बहुत लंबा समय से इंग्लैंड के विरुद्ध में फ्रांस लड़ रहे थे, जिसमें बहुत सारे करोड़ों अरबों रुपया व्यय हो रहा था। वर्साई के विशाल महल की मेंटेनेंस करना, वर्साई के विशाल महल जिसमें लाखों का खर्चा होता था हर साल की मेंटेनेंस में, और ये मेंटेनेंस राजा द्वारा किया जाता था। देश की स्थिति इतनी ख़राब थी, फसल बर्बाद हो रही थी, मंदी चल रहा था। उसके बाद भी फ्रांस अमेरिका के 13 उपनिवेश को ब्रिटेन से आज़ादी दिलाई। अमेरिका के 13 उपनिवेश को ब्रिटेन से लड़कर आज़ादी दिलाई, जिससे फ्रांस पर 12 अरब लिब्रे का कर्ज पहुंच गया था। अमेरिका के साथ दोस्ती निभाई और इंग्लैंड के साथ विरोध करके
अमेरिका को आज़ादी दिला दिया, लेकिन फ्रांस पर 12 अरब लिब्रे का कर्ज हो गया है। और जो कर्ज देता था उन्होंने कह दिया था कि 10% इंटरेस्ट एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ उनको कर्ज देंगे। जो 12 अरब लिब्रे था लुइस लोबा को 10% की एनुअल इंटरेस्ट के साथ सब देना पड़ता था। एक नोट है, नोट को देख लीजिएगा। सीजे डेविस और डी टॉकवेल के अनुसार, सीजे डेविस और डी टॉकवेल के अनुसार एक लंबी समय की आर्थिक समृद्धि के बाद आर्थिक अवसान क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण स्थिति होता है। जैसे फ्रांस में बहुत दिनों से आर्थिक ग्रोथ हो रहा था, आर्थिक समृद्धि हो रहा था, उसके बाद क्या हुआ, आर्थिक अवसान मतलब मंदी चल रहा था। और ये किसी भी क्रांति के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थिति होता है। फ्रांस में 1730 से 1760 तक लगभग अच्छा ग्रोथ हो रहा था। मंदी कब आया? 1770 से 1780 में फ्रांस में बहुत लंबी समय तक मंदी चला। उसके बाद 1788 में अतिवृष्टि के चलते फसल खराब हो गया और लास्ट 1789 में अनावृष्टि या बहुत ज़्यादा ठंडे के चलते फसल खराब हो गया था। तो लगातार फसल खराब होने से भी फ्रांस की जनता को खाने के लिए पावरोटी तक मिलना मुश्किल हो गया था, महंगाई चरम पर चल गया था। दार्शनिकों का कुछ विचारधारा जो क्रांति के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्व रखता है। सबसे पहला है दार्शनिक जॉन लॉक। इनका पुस्तक का नाम है टू ट्रीटिस ऑफ गवर्नमेंट। इसमें है प्राकृतिक अधिकार जैसे लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी, सरकार जनता की सहमति से बनना चाहिए, इनका कहना था। जॉन लॉक का कहना था सरकार जनता के सहमति से बनना चाहिए, ना कि अपने राजतंत्र चलाना चाहिए या निरंकुश होना चाहिए। नेक्स्ट है रूसो, बहुत ही महत्वपूर्ण है दार्शनिक रूसो। इनका एक पुस्तक है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो 1762 में पब्लिश हुआ था। इस पुस्तक में इन्होंने कहा है मनुष्य जन्म से स्वतंत्र है पर हर जगह जंजीरों में जकड़ा है। मैन इज़ बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज़ इन चेन्स। मनुष्य जन्म से स्वतंत्र है पर हर जगह जंजीरों से जकड़ा है। इसको देखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जॉन लॉक, रूसो, मॉन्टेस्क्यू ये महत्वपूर्ण दार्शनिक है जिनके विचारों से फ्रांस की जनता को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिला था और फ्रांस की क्रांति जैसे बहुत ही महत्वपूर्ण लड़ाई को लड़ने में सहायता हुआ था। मॉन्टेस्क्यू, इनका पुस्तक का नाम है द स्पिरिट ऑफ द लॉस। 1748 को ये पब्लिश हुआ था। इन्होंने इस पुस्तक के माध्यम से शक्तियों का विभाजन किया था, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में। शक्तियों का विभाजन जरूरी था क्योंकि सत्ता का केंद्रीयकरण खतरनाक होता है। इससे राजा निरंकुश बन जाता है। अगर शक्तियों का विभाजन होता है तो शासन अच्छा चलता है, राजा निरंकुश नहीं बन पाता है। तो प्रमुख दार्शनिकों का नाम याद रहेगा जॉन लॉक, जिनका पुस्तक नाम था टू ट्रीटिस ऑफ गवर्नमेंट। जॉन लॉक का पुस्तक का नाम है टू ट्रीटिस ऑफ गवर्नमेंट। और रूसो का पुस्तक का नाम था द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। जॉन लॉक, रूसो और मॉन्टेस्क्यू, इनको याद रखिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, फ्रांसीसी क्रांति के पीछे इकोनॉमिक कारण जितना इम्पोर्टेंट है, सामाजिक कारण जितना इम्पोर्टेंट है, उतना ही महत्व रखता है दार्शनिकों का। फ्रांसीसी क्रांति में जिन सारी दार्शनिकों का महत्वपूर्ण भूमिका है उनमें से रूसो, जॉन लॉक और मॉन्टेस्क्यू सबसे पहले हैं, क्योंकि इन सारी दार्शनिकों ने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा को संपूर्ण विश्व में फैला दिया था। दार्शनिक और राजनीतिक चिंतकों के विचार किताबों के माध्यम से लोगों तक पहुँच रहे थे। हर जगह इन बातों पर चर्चा करते थे ताकि अनपढ़ लोग भी
उनमें लिखी बातों को जान सकें। चाय दुकान पे, कहीं पे बैठक हुआ, उसमें सभी जगह इन दार्शनिकों के बातों को चर्चा होता था, बहुत बड़ी लेवल पे चर्चा होता था और ये क्रांति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कदम था, सभी लोगों को जागरूक करने का कदम था। उसके बाद देखेंगे हम लोग सामाजिक कारण। फ्रांस का समाज 3 भागों में बटा हुआ था, प्रथम स्टेट, सेकेंड स्टेट और तृतीय स्टेट। प्रथम स्टेट में चर्च के लोग, जो पादरी, पुजारी, वो लोग होते थे। तो फ्रांस का समाज 3 भागों में बटा हुआ था और यही से आपको समझ में आ जाएगा फ्रांस में क्रांति क्यों हुआ था। क्योंकि फ्रांस का समाज ऐसे बंटवारा हुआ था जो कि क्रांति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कारण था। पादरी जो वर्ग है वो प्रथम वर्ग में आता था, सेकेंड स्टेट में आता था कुलीन वर्ग, जिसको नोबिलिटी भी कहा जाता है, राजाओं के करीबी लोग आते थे। थर्ड स्टेट में मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग के लोग आते थे, जैसे डॉक्टर, शिक्षक, वकील, कृषक, व्यापारी, मजदूर, ये सारे थर्ड स्टेट में आते थे। फ्रांस का समाज कैसा था, सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। फ्रांस के समाज 3 भाग में बटा हुआ था। प्रथम स्टेट में पादरी वर्ग, क्लर्जी वर्ग आते थे, जिसमें चर्च के लोग होते थे, इनको टैक्स नहीं देना होता था। दूसरा स्टेट में आता था कुलीन वर्ग, जो राजा के करीबी लोग होते थे, नोबिलिटी। दूसरा स्टेट में कुलीन वर्ग आते थे, जो राजा के करीबी होते थे, इन्हें भी टैक्स नहीं देना होता था। तो टैक्स कौन देता था? राज्य में जो गरीब, मजदूर, किसान, ये लोग टैक्स देते थे। तो दोनों स्टेट के, प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट के टोटल लोगों की संख्या है 10%। 10% लोगों के पास 60% संपत्ति थे। 10% लोगों के पास 60% ज़मीन था, जबकि ये लोगों को टैक्स नहीं देना होता था। और बाकी 90% लोग, जिसके पास 40% ज़मीन थे, इन लोगों को खाने का किल्लत था और यही लोगों को टैक्स देना होता था। तीसरा वर्ग में कौन कौन आते थे? कोर्ट के अधिकारी, वकील, व्यापारी, प्रशासनिक अधिकारी, श्रमिक, मजदूर, गरीब लोग, इन सारे लोग आते थे तीसरे वर्ग में और ये लोगों को टैक्स देना होता था। तीसरे वर्ग में कुछ लोग जो मध्यम परिवार के थे, कोर्ट के अधिकारी, वकील, व्यापारी, प्रशासनिक अधिकारी, ये लोग पढ़ा लिखा भी था और पैसा वाला भी था। तो मध्यम वर्ग के लोग सोचते थे कि हम लोगों के पास सब कुछ है, पढ़ा लिखे हैं, फिर भी बहुत सारे अधिकार नहीं हैं। तो ये लोगों को कौन सा टैक्स देना होता था? तीसरे स्टेट को टाइद, जो धार्मिक कर थे, और टाइल, जो कृषि कर थे, जो डायरेक्ट राजा के पास जाता था। कुल उपज का 1/10 हिस्सा जाता था। तो ओवरऑल स्थिति देखेंगे 1789 में क्या बना था। जनता भूखी थी, महंगाई चरम पर थी। लुईस लवा और रानी मैरी एंटोनेट शाही जीवन जी रहे थे। जनता भूखी थी, महंगा चरम पर था, पावरोटी खरीदने का पैसा तक नहीं था। लुईस लोबा और रानी मैरी एंटोनेट ने पूरा मौज मस्ती अय्याशी कर रहे थे। फ्रांस पर 12 अरब लिब्रे का कर्ज था, जिसका इंटरेस्ट रेट 10% पर एनम था। लगातार 2 वर्ष से फसल बर्बाद हो रहा था। कंटिन्यूअसली अतिवृष्टि और अनावृष्टि के चलते फसल बर्बाद हो रहा था। तीसरे स्टेट के लोगों के पास खाने का पावरोटी तक नहीं थी और उसी समय रानी जो मैरी एंटोनेट है, जब जनता गए उनके पास, तो उनको बोलते हैं कि पावरोटी नहीं मिल रही है तो आप केक खा लो। किस तरह की अय्याशी में डूबी हुई थी रानी मैरी एंटोनेट। इनको मालूम ही नहीं है, केक खरीदने का पैसा तक नहीं है तीसरे स्टेट के लोगों के पास। ठीक उसी समय राजा लुईस लोवा द्वारा एक घोषणा करता है कि टैक्स बढ़ाया जाएगा। राज्य में राजकोष खाली हो गया है और जो लोन लिया था, कर्ज लिया था, उसका पैसा भी नहीं भरा जा रहा है। तो इसके लिए जो फ्रांस के तीसरे स्टेट के लोग हैं, उन पर टैक्स और थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए। इसके लिए क्या करना होगा? वोटिंग करना होगा, स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाना होगा।
स्टेट जनरल की मीटिंग क्यों बुलाना होगा? राजा अकेले टैक्स नहीं भरा सकते हैं। इसके लिए प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट की सहमति अनिवार्य होता था। प्रथम स्टेट के और द्वितीय स्टेट के 300 लोग जाते थे और तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि 600 होते थे। कुल मिलाकर राजा ने सोच ही लिया था कि टैक्स बढ़ाना है, क्योंकि राजकोष पूरा खाली हो गया है। 5 मई 1789 के दिन कुल 1200 लोग भवन में असेंबली के लिए इकट्ठे हुए थे। 5 मई 1789 को याद रखिएगा। प्रथम स्टेट के 300 लोग, दूसरे स्टेट के 300 लोग और तीसरे स्टेट के 600 लोग उपस्थित हुए थे। राजा ने एक चीज़ मांग रखा था कि राज्य में टैक्स बढ़ाया जाएगा और सभी स्टेट के पास एक एक वोट थे। 600 प्रतिनिधि मिलकर एक वोट दे सकते थे और 300 प्रतिनिधि जो दूसरे स्टेट के हैं वो सभी लोग मिलके एक वोट और प्रथम स्टेट के सभी लोग मिलके एक वोट दे सकते थे। तो राजा टैक्स लेगा तृतीय स्टेट के पास से। प्रथम स्टेट और दूसरे स्टेट को टैक्स बढ़ाने से कोई हानि नहीं है। प्रथम स्टेट और दूसरे स्टेट के प्रतिनिधि राजा के समर्थन में वोट कर देता है। किसान और मजदूर को असेंबली में जाने की अनुमति नहीं थी, इसलिए किसान और मजदूर की जो भी मांग थी, जो भी कहना था, ये चिट्ठियों के माध्यम से तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि के हाथ में पहुंचा दिया था, जो कि लगभग 40,000 चिट्ठी था। 40,000 चिट्ठी लेके तृतीय स्टेट के प्रतिनिधि लोग गए थे असेंबली भवन में। तीसरे स्टेट के प्रतिनिधियों का कहना था कि हर प्रतिनिधि का एक वोट हो, लेकिन लुईस लवा प्रस्ताव को खारिज कर देता है, क्योंकि उनको पता था अगर हर प्रतिनिधि को एक वोट देने का अधिकार दिया जाए तो तीसरी स्टेट के सभी लोग टैक्स बढ़ाने के खिलाफ में वोट करता। प्रथम स्टेट और दूसरे स्टेट के कुछ प्रतिनिधि टैक्स बढ़ाने के खिलाफ में था, कुछ लोग अच्छे थे। तो राजा को मालूम था कि ऐसा अगर कर दिया तो टैक्स बढ़ाने का प्रस्ताव कभी भी पारित नहीं हो सकता है। इसलिए सभी स्टेट का एक एक वोट रखा है, जिससे राजा को आसानी से टैक्स बढ़ाने का परमिशन मिल जाए। इसी तरह से फाइनली टैक्स बढ़ाने का फैसला राजा ने कर लेता है, क्योंकि वोट में जीत जाता है। लेकिन तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि इस प्रस्ताव से नाराज हो जाता है। थर्ड स्टेट के सभी प्रतिनिधि असेंबली भवन से निकाल जाता है। उन्होंने ये प्रस्ताव को मानने से इनकार कर देता है और सभी प्रतिनिधि निकल जाता है असेंबली भवन से। निकल के एक मीटिंग करता है और कुछ दिन बाद 20 जून 5 मई को असेंबली भवन में गया और 20 जून को सभी लोग वर्साई के टेनिस कोर्ट में जमा हो जाता है और अपनी नए असेंबली की घोषणा करता है। तो 20 जून 1789 को सभी लोग वर्साई के टेनिस कोर्ट में एकत्रित होकर नई नेशनल असेंबली की घोषणा करता है और तीसरे स्टेट के सभी प्रतिनिधि का कहना था जब तक हम लोग नया संविधान तैयार नहीं कर लेते तब तक यहाँ से हम लोग नहीं हटेंगे और जब तक राजा नई नेशनल असेंबली को मान्यता नहीं देते तब तक यहाँ से नहीं हटेंगे। तो संविधान लिखने का काम मिराबियो जो कुलीन वर्ग के थे इनको सौंपा गया और आवेसिये जो पादरी वर्ग थे इनका एक फेमस बुक है तीसरे स्टेट क्या है। तीसरे स्टेट क्या है आवेसिये की एक प्रसिद्ध पुस्तक है और इनके द्वारा लिखा गया था। तो संविधान लिखने का काम मिराबियो जो सेकेंड स्टेट के थे और आवेसिये जो प्रथम स्टेट के थे इन दोनों को सौंपा गया है। ये दोनों भी ये लोग भी चाहते थे कि तीसरे स्टेट को कुछ अधिकार दिया जाए और प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट के लोगों से भी टैक्स लिया जाए, क्योंकि ये लोगों पर टैक्स का प्रभाव बहुत भारी पड़ रहा था।
तीसरे स्टेट को टैक्स बहुत ज़्यादा भारी पड़ रहा था। फ्रांस की कुल जनसंख्या 23 मिलियन था 1715 में, जो बढ़कर 1789 में 28 मिलियन हो गया है। फ्रांस की जनसंख्या 1789 में 28 मिलियन था, मतलब 74 ईयर्स में 50 लाख की वृद्धि हो गया था। फ्रांस की जनसंख्या तो बढ़ रहा था, लेकिन ज़मीन नहीं बढ़ रही थी, रोज़गार नहीं बढ़ रही थी और इनकम नहीं बढ़ रही थी। क्यों? क्योंकि युद्ध के कारण फ्रांस की राजकोष पूरा खाली हो गया था, खजाना खाली हो गया था, फसल लगातार मंदी के चलते नष्ट हो रहा था और फ्रांस कर्जा के तल में डूब रहा था। तो इस समय एक चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है, पावर ऑफ अफवाह। तो ठीक इसी समय अफवाह फैल जाता है, जिससे क्रांति में एक चिंगारी का काम करता है। अफवाह क्या था? तो पहले फ्रांस की स्थिति को समझिए। टेनिस कोर्ट में कुछ लोगों ने धरना देके बैठाया, वो भी कब से? 20 जून से। 20 जून से टेनिस कोर्ट में कुछ लोग हैं और इधर फसल बर्बाद हो रहा है कड़ाके की ठंडी से। तो स्थिति ऐसा गंभीर हो गया है, लोगों के पास पावरोटी खरीदने का पैसा नहीं था, महंगाई इतना बढ़ रहा था और जमाखोरी लोग जमा करके महंगाई को बढ़ा रहा था। आइए देखते हैं अफवाह कैसे फैल रहा था। कड़ाके की ठंडी के कारण फसल तबाह हो गई, जिससे पावरोटी की कीमत आसमान छू रही थी। बेकारी मालिक जमाखोरी में जुटी थी, जिससे और ज़्यादा दाम में पावरोटी बेचा जा सके। लोगों का गुस्सा बढ़ रहा था। एक दिन कुछ महिलाओं ने एक बेकरी पर धावा बोल दिया। एक दिन कुछ महिलाओं ने क्या किया? एक बेकरी पर धावा बोल दिया जहां पावरोटी मिलता था। विरोध को कुचलने के लिए पेरिस में सेना बुलाना पड़ गया। तो विरोध इतना ज़बरदस्त था, महिलाओं द्वारा विरोध इतना ज़बरदस्त से किया गया, जिसको कुचलने के लिए पेरिस में सेना को बुलाना पड़ गया। तो सबसे पहला अटैक हुआ है बेकरी में, और उसी समय एक अफवाह फैल गया कि सेना को आदेश दिया गया है कि फसल को बर्बाद कर दो। अफवाह बहुत ही खतरनाक चीज़ होता है, क्योंकि अभी भारत में देखिए गैस का, पेट्रोलियम का बहुत ज़्यादा अफवाह चल रहा है कि इजराइल और ईरान की युद्ध में सब कुछ ख़त्म हो गया है, देश में गैस का संकट हो गया। अफवाह के चलते गैस का दाम 1500-2000 हो गया। उसी तरह एक अफवाह फैल जाता है कि सेना को आदेश दिया गया फसल को बर्बाद कर दो। इससे आतंकित होकर किसानों ने अनाज भंडार पर हमला कर देता है और लूट लिया जाता है। लगान संबंधी जितना फाइल था उसको जला दिया जाता है। फिर आया वो दिन जो इतिहास के पन्ने में अमर हो गया। वो कौन सा दिन? 14 जुलाई 1789। तो इधर टेनिस कोर्ट में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने संविधान लिखना शुरू कर दिया, नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। इधर महिलाओं ने बेकरी पर धावा बोल दिया, अनाज लूट लिया, फाइलों को जला दिया और पेरिस शहर में पूरा आतंक का माहौल है। सेना घूम रही है, लोगों में डर है कहीं सेना ने अटैक ना कर दे। तो दिन था 14 जुलाई 1789। सुबह का समय था। पेरिस नगर आतंक का माहौल था। 7000 लोग टाउन हॉल के सामने एकत्रित हो गया था। 7000 लोग टाउन हॉल के सामने एकत्रित हो गया था और बास्तिल के किले की ओर देख रहा था, जिसमें कैदी को रखा जाता था, और उसमें अचानक अटैक कर दिया। अटैक करते ही सबसे पहले हथियार को लूट लिया गया, कैदी को छुड़ा दिया गया, किले को ध्वस्त कर दिया गया। बास्तिल का किला शुरू से ही नफरत का माहौल था, नफरत का किला था, क्योंकि इसमें कैदी को रखा जाता था, इसमें निर्यातन किया जाता था। लोगों के मन में ये एक डर और खौफ का माहौल था।
इसलिए बास्तिल का किला को लूटकर उसको ध्वस्त कर दिया गया है। किले के जो अवशेष बचा था उसको बाज़ार में बिक्री कर दिया गया है। जो भी लोग इस किले को स्मृति के हिसाब से रखना चाहते हैं तो उसको 2 रुपया 4 रुपया कौड़ी के भाव में बाज़ार में बिक्री कर दिया है। किले के जितना भी अवशेष था, लोगों ने पूरा शहर में लूट मचा के रखा, लूट मचाया। पादरी और कुलीन के घर में हमला कर दिया गया है। आखिरकार 4 अगस्त 1789 में लुई सोलह ने अपनी हार मान लेती है। पूरा फ्रांस में इस तरह के अफरा तफरी और लोगों का आक्रोश देखकर लुई सोलह डर गया और अपनी हार मान के नेशनल असेंबली को मान्यता दे देता है। 4 अगस्त 1789 को लुई सोलह ने नेशनल असेंबली को मान्यता देने को तैयार हो जाता है। इसके तहत टाइद जो धार्मिक कर था उसको समाप्त कर दिया है और जो टैक्स बढ़ाने का वादा किया था वो टैक्स को वो फिलहाल के लिए बढ़ाना बंद कर दिया है। सामंतवादी जो प्रथा था, जमींदारी प्रथा, उसको ख़त्म कर दिया है। प्रथम और द्वितीय स्टेट को मिलने वाले विशेष अधिकार को ख़त्म कर दिया गया है। तो टाइद जो धार्मिक कर था उसको ख़त्म किया, सामंतवादी प्रथा जो जमींदारी प्रथा था उसको ख़त्म कर दिया और फ्रांस एक संवैधानिक राजतंत्र बन गया। संवैधानिक राजतंत्र मतलब फ्रांस में एक संविधान बनाया गया। संविधान के अनुसार राजा की शक्ति को दिया गया, राजा का शक्ति को सीमित कर दिया है, लिमिटेड बना दिया है। प्रथम और द्वितीय स्टेट में जो विशेष अधिकार था, टैक्स नहीं देना होता था, उसको भी ख़त्म कर दिया है। अब प्रथम और द्वितीय स्टेट के लोगों को टैक्स देना पड़ेगा। फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र बन गया है। जो राजा संविधान के अनुसार चले उसे संवैधानिक राजतंत्र कहते हैं। संवैधानिक राजतंत्र में राजा शासन करेगा संविधान के अनुसार। संविधान के पन्ने में जिस हिसाब से शासन करने का तरीका लिखा है उसी तरह से राजा शासन करेगा। राजा अपनी इच्छा से कुछ उल्टा सीधा काम नहीं कर सकता है क्योंकि उनमें संविधान को मानना जरूरी हो गया है। 20 अरब लिब्रे की संपत्ति फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट की जो संपत्ति था उनको राजा अपने राजकोष में सम्मिलित कर लिया है। 20 अरब लिब्रे की संपत्ति प्राप्त हुआ था। 1791 में फ्रांस का पहला संविधान बनकर तैयार हो गया है। 1791 में फ्रांस का पहला संविधान बन के तैयार हो गया है। इसको याद रखिएगा। 1791 राजा के पावर को नियंत्रित कर दिया गया है। राजा अब पहले जैसा पावरफुल नहीं रहा है, उनका पावर को संविधान में कैद कर दिया है। संविधान में जो भी लिखा है वही राजा कर सकते हैं। नेशनल असेंबली के इनडायरेक्ट चुनाव का व्यवस्था किया गया है। नेशनल असेंबली के इनडायरेक्ट चुनाव का व्यवस्था किया गया है। विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका शक्ति को अलग अलग लोगों में बांट दिया गया है। विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका के शक्ति को अलग अलग लोगों में बांट दिया गया है। तो इतने सारे चीज़ें 1789 की क्रांति में हुआ है। तो कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुआ है, हैप्पी एंडिंग यहाँ नहीं हुआ है, अभी शुरू हुआ है। 1789 के बाद अब बड़ा सा परिवर्तन होने वाला है। वो परिवर्तन जो फ्रांस की इतिहास में लिखा गया है वो पूरा विश्व के इतिहास में, विश्व इतिहास को प्रभावित करने वाला है। नेशनल असेंबली में कौन कौन वोट कर सकता है इसको देखते हैं। वोट वही लोग कर सकते हैं जो एक्टिव सिटीजन हैं। तो फ्रांस में वोट कौन कौन कर सकता है? जो एक्टिव सिटीजन है, जिसका उम्र 25 साल के ऊपर हो और कम से कम 3 दिन का वेतन टैक्स के रूप में देता हो। पैसिव सिटीजन कौन है? पैसिव सिटीजन जो गरीब लोग हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं और जो 3 दिन का टैक्स पे नहीं कर पाता है, गरीब लोग, इनको पैसिव सिटीजन के लिस्ट में रखा गया है। इनको वोट देने का कोई अधिकार नहीं है। तो फ्रांस में जो अमीर लोग हैं, जो पैसा वाला है, वही लोग वोट कर सकता है।
मिडिल क्लास फैमिली, जो मध्यम वर्ग का जो अमीर लोग था, उनको कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग, इन तीनों को अधिकार लगभग दिया गया है। इस आंदोलन से एक बात तो साफ हो गया है कि फ्रांस में जो गरीब लोग हैं, कॉमन पीपल, जो तीसरे स्टेट के गरीब लोग हैं, उनको तो कुछ फ़ायदा नहीं हुआ है। इतना साफ साफ समझ में आ गया है। फ़ायदा किसको हुआ है? मध्यम वर्ग के जो पैसा वाला लोग हैं उनको फ़ायदा हुआ है। उनको वोट देने का अधिकार मिला है। वो लोग 50,000 इलेक्टर्स को चयनित करते हैं और ये 50,000 इलेक्टर्स 745 मेंबर को सिलेक्ट करते हैं। तो गरीब लोग को अधिकार नहीं मिला है। बास्तिल के दुर्ग में जो अटैक हुआ था, ये लुईस लुआ के लिए एक अपमानजनक समझौता था, क्योंकि लुईस लुआ को मालूम था अगर वो अपनी हार ना माने तो लुईस लुआ को कहीं मार ना दे। इसलिए उन्होंने अपनी अपमानजनक बात को मान के ही संवैधानिक राजतंत्र की मान्यता देता है और नेशनल असेंबली की मान्यता देता है। लेकिन लुईस लुआ सीक्रेटली, गुप्त रूप से ऑस्ट्रिया और प्रशिया के राजा के साथ मीटिंग करता है। क्यों मीटिंग करता है? लुईस लुआ फ्रांस के शासक, फ्रांस के राजा थे और ऑस्ट्रिया और प्रशिया के राजा से मीटिंग करके ये बात कहता है कि अगर आप हम लोगों के साथ नहीं दे रहे हैं तो आपके देश में भी इस तरह की घटना हो सकता है। ऑस्ट्रिया और प्रशिया के राजा फ्रांस का साथ देता है। फ्रांस के राजा लुईस लुआ का साथ देने का वादा करता है, क्योंकि वो लोग भी चाहता है कि राजतंत्र फिर से स्थापित हो जाए ताकि ऑस्ट्रिया और प्रशिया में भी इस तरह का कोई घटना ना हो सके। राजतंत्र की स्थापित करने के लिए ऑस्ट्रिया और प्रशिया के साथ लुईस लुआ का जो गुप्त मीटिंग था वो कॉमन पीपल को जानकारी हो जाता है। कॉमन पीपल कौन थे? कॉमन पीपल जो तीसरे स्टेट के गरीब लोग थे, मजदूर लोग थे, वो लोग कॉमन पीपल थे। और ये लोग जैकोबिन क्लब के सदस्य भी थे। जैकोबिन क्लब के सदस्य कौन थे? कॉमन पीपल। इसमें मध्यम वर्ग का जो पैसा वाला है वो लोग नहीं आता है। कॉमन पीपल में गरीब लोग, मजदूर लोग आते हैं। जो जैकोबिन क्लब के सदस्य थे वो लोग लुईस लुआ के ऊपर अटैक कर देता है। क्यों अटैक करता है? क्योंकि लुईस लुआ ऑस्ट्रिया और प्रशिया के साथ मिल के फ्रांस में फिर से राजतंत्र स्थापित करना चाहता था। तो कॉमन पीपल लुईस लुआ की प्रिपरेशन से पहले ही अटैक कर देता है, जिससे जैकोबिन क्लब या कॉमन पीपल को विजय प्राप्त होता है। अब लुईस लुआ को गिरफ्तार कर लिया जाता है क्योंकि वो देशद्रोही था। देशद्रोही जब साबित हो जाता है, अप्रैल 1792 में पेट्रियोटिक सॉन्ग गाया गया था, देशभक्ति सॉन्ग गाया गया था, जिसका नाम है मार्सिलेज। अप्रैल 1792 में देशभक्ति गाने के साथ कॉमन पीपल ने फ्रांस के राजा लुईस लुआ के विरोध में लड़ाई लड़ा था, जो कि बाद में 1795 में फ्रांस का राष्ट्रगान बन गया है, जो मार्सिलेज के नाम से प्रसिद्ध है। मार्सिलेज जो फ्रांस का राष्ट्रगान है, ये राष्ट्रगान कॉमन पीपल द्वारा गाया गया था अप्रैल 1792 में। जैकोबिन क्लब के बारे में कुछ जान लेते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यही क्लब का एक सदस्य था जो कि आगे चल के आतंक का राज स्थापित कर देगा। जैकोबिन क्लब फ्रांसीसी क्रांति के दौरान सबसे प्रभावशाली और उग्र राजनीतिक समूहों में से एक था। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान सबसे प्रभावशाली और उग्र राजनीतिक समूहों में से एक था जैकोबिन क्लब, जिसकी स्थापना 1789 में हुआ था। 1794 आते आते 5000 से ज़्यादा पूरे होल फ्रांस में इसके क्लब की स्थापना हुआ था। 1793-4 तक 5000 से ज़्यादा क्लब हो गया था पूरे फ्रांस में जैकोबिन क्लब, जिसका प्रमुख नेता था मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर, दांते और बहुत सारे थे। 5000 से ज़्यादा क्लब थे, यानी इसमें कॉमन पीपल का अधिकतर लोग इसमें शामिल थे।
जैकोबिन क्लब के जो प्रमुख नेता थे उसमें थे रोबेस्पियर। इन्होंने ही आतंक का राज स्थापित कर दिया था। 1792 में फ्रांस को गणतंत्र घोषित करने में योगदान दिया था जैकोबिन क्लब। 1792 में फ्रांस को जो गणतंत्र घोषित कर दिया था, लुई सलोवा पर अटैक करके उनको गिरफ्तार कर लिया था और फ्रांस को एक गणतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया था। इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका जैकोबिन क्लब का था। पुअर पीपल इंटरेस्ट पॉलिटिक्स, गरीब जनता, गरीब लोग पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट ले रहा था। 10 अगस्त 1792 को पैलेस ऑफ ट्यूलेरीज 10 अगस्त 1792 को पैलेस ऑफ ट्यूलेरीज से लुई सलोवा को अरेस्ट कर लिया गया था। 10 अगस्त 1792 को पैलेस ऑफ ट्यूलेरीज से लुई सलोवा को अरेस्ट कर लिया था। और इनका आपको तो पता ही होगा क्यों अरेस्ट किया था, क्योंकि ये देशद्रोह की साजिश में इसको पकड़ा गया था। देशद्रोह की साजिश करने में इसको पकड़ा गया था, इसलिए इनको अरेस्ट कर लिया है। जैकोबिन क्लब की मुख्य लक्ष्य क्या था? जैकोबिन क्लब के मुख्य लक्ष्य था गणतंत्र की स्थापना और समानता का अधिकार। जैकोबिन क्लब आम जनता का समर्थन हासिल कर लिया था। जैकोबिन क्लब बहुत ही कम समय में आम जनता का समर्थन हासिल किया था। 21 सितंबर 1792 को राजतंत्र समाप्त हो गया था। इस डेट को याद कीजिएगा, 21 सितंबर 1792 को राजतंत्र समाप्त होकर गणतंत्र की स्थापना हो गया था। संवैधानिक राजतंत्र खत्म हुआ था 1789 को और 21 सितंबर 1792 को गणतंत्र की स्थापना हो गया था, राजतंत्र खत्म हो गया था। कुछ समय बाद 21 जून 1793 में सबके सामने पैलेस डी ला कॉनकॉर्ड में फ्रांस का राजा लुई सलोवा को गिलोटिन में मौत की सज़ा दे दिया गया। 21 जून 1793 में पैलेस डी ला कॉनकॉर्ड में फ्रांस के राजा लुई सलोवा को गिलोटिन पर मौत की सज़ा कर दिया था, गिलोटिन द्वारा। गिलोटिन क्या है आगे हम लोग देखेंगे। देखिए, ये है गिलोटिन, जो सर से धड़ को अलग करने वाला एक मशीन है। गिलोटिन में लोग को सुलाया जाता है और पतली धार सा ब्लेड उसके गले पे डाला जाता है। गिलोटिन क्या है? सर से धड़ को अलग करने वाली मशीन है। इसको याद रखिएगा, सर से धड़ को अलग करने वाली मशीन है, जिसकी स्थापना डॉक्टर जोसेफ इग्नेस गिलोटिन 1789 में किया था। तो गिलोटिन की स्थापना डॉक्टर जोसेफ इग्नेस गिलोटिन द्वारा 1789 में किया था और इसका पहली बार उपयोग 1792 में किया गया था। इसका उद्देश्य था जल्द और कम दर्द में सज़ा देना। जल्दी और कम दर्द में सज़ा देने के लिए गिलोटिन को आविष्कार किया गया था। गिलोटिन हुए कुछ प्रमुख नेता या प्रमुख लोग, किनको गिलोटिन का सज़ा मिला है, किनका सर से धड़ को अलग किया है। इसमें से सबसे प्रमुख जो है फ्रांस का राजा लुई सलोवा 1793 को सज़ा ए मौत, जो गिलोटिन का ये है सज़ा ए मौत है, लुई सलोवा को 1793 में, और इनके पत्नी मैरी एंटोनिएट को रानी, जो फ्रांस की रानी थे, इनको भी गिलोटिन का शिकार हो गया था। मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर, जिन्होंने खुद गिलोटिन का खूब अच्छी तरीक़े से यूज़ किया, इनको भी 1794 में गिलोटिन में चढ़ा दिया गया है। जो जैकोबिन क्लब के नेता थे मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर, और इन्होंने गिलोटिन का उपयोग करके लगभग 17,000 से ज़्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। गिलोटिन की खासियत क्या है? समान सज़ा का प्रतीक है। आप राजा हो या आम आदमी हो, गिलोटिन में समान सज़ा मिलता है। सर से धड़ को अलग कर देना। वाह! सर से धड़ को अलग कर देने के लिए गिलोटिन को बनाया गया था और इसका उद्देश्य, इसका खासियत है समान सज़ा का ये प्रतीक है।
राजा हो या आम जनता हो, सबको एक ही तरह का सज़ा मिलेगा इस गिलोटिन में। गिलोटिन का आखिरी बार इस्तेमाल 1977 को किया गया था। तो फ्रांस में 1977 में इसका आखिरी बार यूज़ किया था और 1981 में फ्रांस में मृत्युदंड जो गिलोटिन को समाप्त कर दिया गया है। 1981 में फ्रांस में मृत्युदंड या गिलोटिन को समाप्त कर दिया है और 1977 में गिलोटिन का आखिरी बार यूज़ किया गया था। तो फ्रांस में गिलोटिन इस्तेमाल हो ही रहा था। अब आएगा रीजन ऑफ टेरर, आतंक का राज, जिसका नाम पहले ही बोल दिए थे, रोबेस्पियर जो आतंक का राज का हेड था और ये जैकोबिन क्लब का सदस्य था। लोअर मिडिल क्लास से भी जो निचले स्तर का है उसे लोअर मिडिल क्लास कहते हैं और ये लोग गरीब लोग, आम जनता जैकोबिन क्लब का सदस्य थे। तो आतंक का राज 1793 से 1794 तक चला। अंत कैसे हुआ? रोबेस्पियर की मृत्यु के बाद रोबेस्पियर को खुद गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया था। तो मिडिल क्लास का जो राज था, मिडिल क्लास जो अपर मिडिल क्लास था, उनका राज था 1789 से 1792 तक और लोअर मिडिल क्लास का जो गरीब जनता है उनका राज था 1793 से 1794 तक। इसको याद रखिएगा। सबसे पहले अधिकार मिला है मिडिल क्लास को, उसके बाद लोअर मिडिल क्लास को। तीसरे स्टेट के लोगों को 1792 के बाद ही अधिकार मिला है। अब देखेंगे हम लोग आतंक का राज का जो जनक है रोबेस्पियर के बारे में और आतंक का राज क्यों कहा जाता है इसको भी देखेंगे। आइए शुरू करते हैं फ्रांस के इतिहास की एक अनोखा टॉपिक, आतंक का राज। वीडियो के अंत तक संपूर्ण टॉपिक को पूरी अच्छी तरह से रिवीजन करा देंगे और इस वीडियो में आपको बहुत ही फ़ायदा होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग फ्रांस का इतिहास को एकदम कंप्लीट तरीके से देखे हैं, फ्रांसीसी क्रांति को। आतंक का राज का जनक है रोबेस्पियर, मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर इनका जनक है आतंक का राज का। 1793 से 1794 तक रोबेस्पियर के हाथ में फ्रांस का सत्ता आ गया था, जो जैकोबिन क्लब के सदस्य थे। तो फ्रांस का सत्ता जैकोबिन क्लब के हाथ में आ गया था, जिसका नेतृत्व कर रहे थे रोबेस्पियर ने। जैकोबिन क्लब की पूरे फ्रांस में शाखा थी 5000 से ज़्यादा। तो 5000 से ज़्यादा जैकोबिन क्लब की शाखा थी। ये लोग लाल टोपी पहनते थे और स्वतंत्रता का प्रतीक होता था। लाल टोपी और वाइट कलर का धोती पहनते थे। रोबेस्पियर इतना सख्त था कि अपने ही साथियों को मौत का सज़ा दे देता था गिलोटिन से। तो रोबेस्पियर अपना साथी को भी अगर दोष देखता था तो उनको मौत का सज़ा देता था। रोबेस्पियर ने राजा के जो हमदर्दी थे, राजा के जो करीबी लोग थे, जो राजा का तारीफ करता था, उनको भी गिलोटिन में चढ़ा देता था। अपना साथियों को गिलोटिन में चढ़ा दिया क्योंकि उन्होंने राजा का तारीफ किया था। लगभग पूरे फ्रांस में 17,000 लोगों से ज़्यादा लोगों को गिलोटिन का शिकार बना दिया था, सजा ये मौत दिया था। फ्रांस का जो खुद राजा है, फ्रांस का रानी, उनका साथी, सभी को गिलोटिन का शिकार कर दिया। संपूर्ण फ्रांस में खाने पीने के सामान का लिमिट लगा दिया है। कौन क्या खाएगा, कौन क्या करेगा, संपूर्ण रोबेस्पियर के हाथों में आ गया। ऑफिशियली नोटिस के अनुसार 17,000 लोगों की मौत की सज़ा दिए थे गिलोटिन से रोबेस्पियर ने, लेकिन इससे भी कहीं ज़्यादा 30,000 लोगों को इन्होंने गिलोटिन से मार दिया था। फ्रांस को पूरा आतंकित कर दिया था। थोड़ा सा भी गलती या भूल चूक होता था तो लोग, आम जनता या कोई भी हो, उसको गिलोटिन पर चढ़ा देता था। जो भी राजा लुइस लुआ के समर्थन में बात करता था उन्हें
गिलोटिन में चढ़ा देता था। सामान पर लिमिट लगा देता था। किसी को बोलता था कि 5 किलो का ज़्यादा ये सामान नहीं देगा, जैसे ये गेहूँ हो गया, ब्रेड हो गया, कोई भी चीज़, उसमें लिमिट लगा था। सभी लोगों को वाइट ब्रेड खाने को बोला था। पावरटी के बदले में सभी लोगों को ज़बरदस्ती वाइट ब्रेड खाने को बोला है। अमीर हो या गरीब हो, सबको वाइट ब्रेड खाना पड़ेगा। आखिरकार वो दिन आ गया। 28 जुलाई 1794 रोबेस्पियर को दोषी पाया गया और गिलोटिन में सजा हो गया। रोबेस्पियर का सर से धड़ को पूरा अलग कर दिया गया। कर्मा जो कहता है ना, जैसा कर्मा वैसा फल, तो जैसे कर्म करेगा वैसा ही फल मिलेगा। रोबेस्पियर खुद जो गिलोटिन का मास्टर था, जो किसी भी सज़ा देने के लिए गिलोटिन का यूज़ करता था, आखिरकार रोबेस्पियर को खुद का सज़ा मिल गया गिलोटिन में। जो गिलोटिन का सबसे ज़्यादा यूज़ किया, उनको लास्ट में गिलोटिन में ही सज़ा हो गया। सज़ा ये मौत, सर से धड़ को अलग कर दिया गया है। 1794 रोबेस्पियर को गिलोटिन पर मौत का सज़ा मिल गया। अब फ्रांस में आएगा डायरेक्टरी शासन, डायरेक्टरी रूल। 1795 से 1799 तक डायरेक्टरी शासन चलेगा, जो मिडिल क्लास द्वारा चलाया जाएगा। मिडिल क्लास, जो अपर मिडिल क्लास का लोग था, इन्होंने डायरेक्टरी शासन पर रूल करेगा। मिडिल क्लास लोग इलेक्शन के द्वारा इसको करेगा, और रोबेस्पियर जैसे अकेले इंसान ने पूरी खतरनाक तरीक़े से फ्रांस पर शासन चलाया है। तो इससे एक बात समझ में आ गया है कि फ्रांस का शासन किसी एक के हाथ में नहीं जाने वाला है। एक लोगों के हाथ में जाएगा तो तानाशाह फिर से बढ़ जाएगा। तो अब फ्रांस में क्या आएगा? फ्रांस में अब आएगा डायरेक्टरी शासन, जो संविधान के अनुसार कार्य करेगा, लेकिन शासन का जिम्मेदारी जो है बहुत लोगों में बांट देगा। किसी एक पर संपूर्ण रूप से शक्ति का अधिकार नहीं देगा, जिससे रोबेस्पियर जैसा तानाशाही या खतरनाक लोग दोबारा प्रस्तुत या तैयार ना हो सके। डायरेक्टरी शासन में 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है। 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है। काउंसिल ऑफ 500 जो नए कानून का प्रस्ताव रखता है, और काउंसिल ऑफ एंशिएंट जो उन प्रस्तावों पर मंजूरी देने की अनुमति देता है या नहीं देने का काम करता है। काउंसिल ऑफ 500 जो नए कानून का प्रस्ताव रखता है, और ये इलेक्शन के द्वारा होता है। जितना भी वोटर्स है, इन्होंने 500 काउंसिल ऑफ 500 को सिलेक्ट करता है। लेजिस्लेटिव काउंसिल है, इनको सिलेक्ट करता है। 500 लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है, और ये 500 लोग 5 मेंबर्स को चुनता है। 5 मेंबर्स ऑफ डायरेक्टरी को चुनाव करता है। लेजिस्लेटिव काउंसिल जो 500 लोगों का समूह है, जिनको वोट दिया जाता है फ्रांस की जनता द्वारा, ये लोग 5 मेंबर्स ऑफ डायरेक्टरी का चुनाव करता है। फ्रांस के आम पब्लिक 500 लेजिस्लेटिव काउंसिल का चुनाव करता है, और ये 500 लोग 5 मेंबर्स ऑफ डायरेक्टरी का चुनाव करता है। मतलब फ्रांस की आम जनता डायरेक्ट 5 मेंबर्स ऑफ डायरेक्टरी का चुनाव नहीं करता है। फ्रांस का जनता 500 लेजिस्लेटिव काउंसिल को चुनाव करता है, और चुनी हुई लेजिस्लेटिव काउंसिल 5 मेंबर ऑफ डायरेक्टरी को सिलेक्ट करता है। उद्देश्य क्या था? जैकोबिन क्लब के जो सदस्य थे, उनका जो पावर था, जैकोबिन शासन की तानाशाही के बाद शक्ति का विभाजन करना था, और किसी एक व्यक्ति को शक्तिशाली बनाने से रोकना था। और ये डायरेक्टरी शासन की कमजोरियाँ क्या थी? डायरेक्टरी शासन की कमजोरियाँ क्या थी? डायरेक्टर्स और लेजिस्लेटिव काउंसिल के बीच अक्सर टक्कर हो जाता था। डायरेक्टर्स कुछ बात कहते थे और लेजिस्लेटिव काउंसिल कुछ और बात कहते थे, जिससे कि टकराव हो जाता था, मतभेद होता था। निर्णय लेने में बहुत ज़्यादा देरी होने लगता था। भ्रष्टाचार और अस्थिरता बढ़ गया था।
तो डायरेक्टरी शासन इस तरह से तालमेल और के बगैर, जिसमें झगड़ा होता था, टकराव होता था, मतभेद होता था और निर्णय लेने में बहुत ज़्यादा देरी होता था, जिससे ये डायरेक्टरी शासन ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाया है। 1795 से 1799 तक चला है और उसके बाद आ जाएगा हमारे फ्रांस के महान सम्राट नेपोलियन बोनापार्ट। क्योंकि ये डायरेक्टरी शासन इतना कमज़ोर होते जा रहा था और इसी में से जो 5 डायरेक्टरी में से एक थे नेपोलियन बोनापार्ट, और उन्होंने जैसे ही अपना शासन का भार लेते हैं सबसे पहले डायरेक्टरी शासन को ख़त्म कर देता है। यही कारण था कि यह व्यवस्था ज़्यादा समय तक नहीं टिक पाया। अंत में 1799 में नेपोलियन बोनापार्ट ने डायरेक्टरी एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों को ख़त्म करके खुद अपने हाथ में सत्ता को ले लेता है। डायरेक्टरी और लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों को ख़त्म करके 1799 में नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का सत्ता अपने हाथ में ले लेता है। बाद में 1804 में फ्रांस का राजा के रूप में नेपोलियन बोनापार्ट अपने आप को सम्राट घोषित करता है और 1804 में फ्रांस का महान सम्राट नेपोलियन बोनापार्ट बन जाता है। नेपोलियन के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। क्या क्या पढ़ेंगे? नेपोलियन कोड, बैंक ऑफ फ्रांस, वाटरलू का युद्ध, महान सम्राट नेपोलियन के महान कार्य और सेंट हेलेना द्वीप, वाटरलू का युद्ध, सब चीज़ पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में महान सम्राट नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में। अगर किसी को इस वीडियो का फ्रांसीसी क्रांति का नोट्स चाहिए पीडीएफ के रूप में, यही कॉपी वाला नोट्स चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और एक व्हाट्सएप नंबर दे रहा है, उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं और व्हाट्सएप कर लीजिएगा। आखिरकार फ्रांस में डायरेक्टरी शासन खत्म करके पुनः राजतंत्र की स्थापना हो जाएगा। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का राजा बन जाएगा और राजतंत्र स्थापित हो जाएगा। 1789 से शुरू हुआ था, संवैधानिक राजतंत्र बना था, उसके बाद फिर गणतंत्र बन गया, फिर डायरेक्टरी शासन आया, फिर लास्ट में नेपोलियन बोनापार्ट आया और फ्रांस में फिर से राजतंत्र की स्थापना हो गया था। नेपोलियन बोनापार्ट की कहानी बहुत ही शानदार है, बहुत अच्छी है। उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको नोट्स चाहिए है तो इस नंबर पे संपर्क कीजिएगा जो लास्ट में स्क्रीन पे आपका आएगा। व्हाट्सअप कीजिएगा ओनली, उसमें सिर्फ पीडीएफ लिखिएगा तो हम पीडीएफ भेज देंगे। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Don't know what's your mission. We just look and stay for every happening all the day. And if you choose what's matter the most, it doesn't matter.